हेलो स्टूडेंट, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि सॉल्यूशन क्या होते हैं और सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं और सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी थी। आज सॉल्यूशन की हम लोग कुछ नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक नई प्रॉपर्टी है, आपको नया वर्ड लग रहा है, पर इसके कुछ प्रोसेस हमारे डेली लाइफ में होते रहते हैं। तो अभी हम जब इसके एग्जांपल हम डेली लाइफ से जोड़ेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है, इसको बहुत अच्छे से सीखना है। और ये टॉपिक जो है इससे आईआईटी में, नीट में और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है, इसलिए इसे फिजिकल प्रोसेस को ध्यान रखना है, ना कि केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझेंगे इसको। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? कोई भी मेरे पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है किस पर? सॉल्यूट पर। तो यानी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं लिखूं द प्रॉपर्टी of solution which depend only on the number of solute particle but not on the nature of the solute are called colligative property. ठीक है, the property of the solution which depend only on the number of solute particle. ठीक है, इस पर डिपेंड कर रहा है number of solute particle but not on the nature of the solute are called colligative property. ठीक है, यानी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है उसे क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये 4 टाइप की हैं, उनको हम देख लेते हैं। सिंपल है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो नंबर 1 फर्स्ट हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकेंड है, इसको बोलते हैं हम लोग आरएलवीपी। ठीक है, शॉर्टकट में है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर थर्ड है आपका एलिवेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ठीक है। फिर आपका 4th नंबर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो ये 4 प्रॉपर्टी आपकी, जिसको क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और यही हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ इसके बेसिक छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स भी रहेंगे, तुम्हें सीखना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि इसकी थ्योरी बस याद कर लिए काम चल गया, इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट है, शुरुआत में और लास्ट में भी कॉन्सेप्ट है, तुम्हें दोनों को ध्यान रखना है। जैसे में ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करने से पहले मुझे ऑस्मोसिस को जानना जरूरी होगा, क्योंकि बिना ऑस्मोसिस के जाने हुए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे, ना ही सीख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर, तो फर्स्ट यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें एक ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ेगा। ऑस्मोसिस क्या है? एक प्रोसेस का नाम है जो डे लाइफ हम लोग देखते भी हैं। अगर हम क्या करते हैं, किशमिश, ठीक है,
किशमिश को मैं क्या करूं, वाटर में डाल दूं, तो देखेंगे क्या कुछ समय बाद वो फूलकर बड़ी हो जाती है, स्वेल हो जाती है। ठीक है, तो क्यों वो फूलकर बड़ी हो गई है, कौन सा प्रोसेस हुआ, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। तो इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस ये है कि अगर सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर फ्लो करते हैं, किसके प्रेजेंस पर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस पर अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर फ्लो करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस का नाम है, कोई सब्सटेंस नहीं है। अगर मैं किशमिश है उसको वाटर में डालता हूं तो फूलकर बड़ी हो जाती है, ये भी ऑस्मोसिस है। और अगर मैं अंगूर ले लेता हूं, ग्रेप्स जो है, और उसे साल्ट सॉल्यूशन में डाल देता हूं तो वो सिकुड़ जाती है, ठीक है, रिंकल टाइप हो जाएगी। तो ये भी प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस है। तो पहले ऑस्मोसिस की थ्योरी सीखते हैं और फिर एग्जांपल के द्वारा इसको और चीज क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो ये हो गया आपका ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में लिख सकता हूं द फिनोमिनन of the flow of solvent through a semi-permeable membrane from डाइल्यूट ना लिखो, आप लिख सकते हो इसमें प्योर सॉल्वेंट लिख दो, प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, ठीक, मेरे पास क्या है, कंटेनर है और एक साइड यहां पर मैंने रख दिया बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक साइड में क्या है मेरे पास, प्योर सॉल्वेंट है और यहां पर क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। दूसरे साइड में क्या है, सॉल्यूशन। अब देखो, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं भाई प्योर है और ये क्या है, आपका सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब है कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करेंगे किसकी ओर जाएंगे, आपके सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। तो यानी ये कैसा है, आपका डाइल्यूट है और ये कैसा आपका कंसंट्रेट है। और यहां पर ये जो लेयर है, इस लेयर को मैं क्या बोलूंगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, यानी एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास होने देती है पर सॉल्यूट के पार्टिकल को पास होने नहीं देती, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल क्रॉस नहीं कर सकते, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल ही क्या करेंगे, क्रॉस कर सकते हैं। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अब इसको आगे सीखेंगे फिर थोड़ा जान लेते हैं। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो टू टाइप की होती है, एक हो गई आपकी नेचुरली और दूसरी हो गई आर्टिफिशियली। तो नेचुरली जैसे मान लो किशमिश की बाहर की जो लेयर है, ठीक, प्लांट लेयर कह सकते हो, प्लांट की जो भी सेल लेयर है वो क्या है आपकी, उसको बोल सकते हैं हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो बकरा है, गोट है, ठीक है, तो बकरा है तो उसका जो गाल ब्लैडर है, वो जो लेयर है, अंडे की जो ऊपर की लेयर होती है वो सब क्या है आपकी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही है, ठीक, ये नेचुरली है। और आर्टिफिशियल की अगर बात करते हैं तो कॉपर फेरोसाइनेट और दूसरा है फिनॉल लेयर, ये दोनों ही क्या है आपकी आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन जो क्या करती है, सॉल्वेंट के पार्टिकल को तो पास होने देती है पर सॉल्यूट के पार्टिकल को पास होने नहीं देती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, अगर जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, वो क्या कर रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन की ओर फ्लो कर रहे हैं, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशंस टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है। अब ऑस्मोसिस की अगर बात करते हैं तो ऑस्मोसिस टू टाइप के होते हैं, एक हो गया एक्सोऑस्मोसिस और दूसरा हो गया इंडोऑस्मोसिस, ठीक। अगर समझना है ऐसा सीखिए। तो फर्स्ट हो गया आपका
एक्सोऑस्मोसिस तो एक्सोऑस्मोसिस क्या है, मैं लिख सकता हूं इसको, when the membrane permits the solvent molecule to come out through the membrane, it is called एक्सोऑस्मोसिस। ठीक, देखो यहां ध्यान से, अगर मेरे पास क्या है, ग्रेप है, अंगूर है, और इसको मैंने क्या किया, ये साल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें डाल दिया तो होगा क्या, ऐसे ये पड़ा हुआ है, कुछ घंटों बाद हम देखेंगे कि जो आपका अंगूर था इसके अंदर में जो वाटर है, ठीक है, वो कहां निकल आएगा, बाहर चला आता है, और होगा क्या, ये सिकुड़ जाएगा, ठीक, श्रिंक हो जाएगा, मैं कह सकता हूं श्रिंक भी देता हूं, अब देखिए, तो इस पर क्या हुआ कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल थे वो क्या हुआ, अंदर से बाहर की ओर आए, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, एक्सोऑस्मोसिस। क्या कह रहा है, व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट्स, व्हेन द मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है, परमिट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, कम आउट यानी बाहर आ रहा है यहां से, ठीक है, इन मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। और ये प्रोसेस अगर मैं उल्टा करूं तो क्या हो जाएगा उसे, सॉरी, तो ये आपका एक्सोऑस्मोसिस हो गया, और इसी को उल्टा क्या हो जाएगा, इंडोऑस्मोसिस। ठीक, मैं लिख दे रहा हूं इंडोऑस्मोसिस में, इंडोऑस्मोसिस, तो यहां एक्सोऑस्मोसिस में क्या था कि जो पार्टिकल है वो क्या हुआ, कम आउट, बाहर आ रहे हैं, ठीक है, बाहर निकल रहे हैं, तो इसमें क्या लिखूं मैं, देखो, when the membrane permits the solvent molecule to, अब कहां जाएगा, इनसाइड, मॉलिक्यूल इनसाइड through the membrane it is called इंडोऑस्मोसिस। ठीक, अब देखिए दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने किशमिश ले लिया, आप जानते हो ये हो गई किशमिश, और किशमिश को मैंने क्या किया, वाटर में डाल दिया, ठीक, ये क्या आपका वाटर, तो होगा क्या, जब किशमिश इसमें कुछ घंटे पड़ी रहेगी, तो कुछ घंटे बाद अगर हम देखेंगे तो ये फूलकर बड़ी हो जाती है, ठीक, तो ये क्या हो गई, फूलकर बड़ी हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो किशमिश है, जब हमने इसको वाटर में डाला तो जो वाटर के पार्टिकल हैं यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल है, इसी मेम्ब्रेन से होते हुए कहां गए हैं, वो अंदर गए हैं, ठीक है, अंदर एंटर किया है, जिससे क्या हो जाएगा, इसके अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल पहुंच गए हैं। तो जो ये प्रोसेस हुआ ऑस्मोसिस का, ये इनसाइड हुआ है,
अंदर की ओर हुआ है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको इंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। अगर ये प्रोसेस उल्टा होता है तो इसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। तो ये प्रोसेस हम लोग देखते बहुत बार थे, ठीक। आज हम लोगों ने क्या किया, उसकी थ्योरी पढ़ ली है, थ्योरी में उसका नाम जान गए कि अच्छा ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। बाकी हम लोग जानते हैं किशमिश को जब हम पानी डालते हैं फूलकर बड़ी हो जाती है, ये प्रोसेस बचपन से जानते हैं, पर आज उसका नाम जान गए हैं। अगर किशमिश को वाटर में डालते हैं और फूलकर बड़ी हो जाती है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इंडोऑस्मोसिस कहलाता है। और अगर मैं ग्रेप्स लेता हूं और इसे क्या करता हूं, साल्ट सॉल्यूशन डालता हूं और क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है ये, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सोऑस्मोसिस कहलाता है। अगला जो आपका है, और ये दोनों ही प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, the phenomenon of the flow of the solvent through a semi permeable membrane from pure solvent to solution is called osmosis। ऑस्मोसिस में हमें ध्यान रखना है कि हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना मस्ट है, ठीक। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस पर अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल डाइल्यूट टू कंसंट्रेट की ओर फ्लो हो रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है। एक प्रोसेस इससे मिलता जुलता रहता है, ठीक। कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो हम इसको समझ लेते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इसी उल्टा हो जाता है कि यानी जो कंसंट्रेट पार्टिकल होते हैं कहां फ्लो करते हैं, डाइल्यूट की ओर फ्लो जाते हैं। पर यहां पर डिफ्यूजन के लिए हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वहां मैं लिख सकता हूं डिफ्यूजन की थ्योरी में, डिफ्यूजन, तो इसको लिख सकता हूं, द स्पॉन्टेनियस mixing of the particle of the solute and the solvent to form a homogeneous mixture is called diffusion, ठीक। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंसंट्रेट टू डाइल्यूट की ओर जाते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, मेरे पास कोई कलर पार्टिकल है, ठीक है, सपोज करिए इतना बड़ा कलर पार्टिकल है और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है, इस पर डाल दिया तब होगा क्या कि ये पूरा डिजॉल्व हो जाएगा और डिजॉल्व होने के बाद क्या बनाएगा, एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा, ठीक है, जिसे हम सिंपल तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हमारे, अब यहाँ पर देखो कोई भी हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है और ये प्रोसेस हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, हमारा डिफ्यूजन कहलाएगा। बहुत सारे एग्जांपल है इसके। अगर मान लो एक रूम है और रूम में क्या करता हूँ, परफ्यूम की एक मेरे पास बोतल है, उसको ओपन कर देता हूँ, तो ओपन करने पर क्या होगी, उसकी जो खुशबू है पूरे कमरे में क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो ये फैलना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा डिफ्यूजन कहलाता है। इससे एक नाम मिलता जुलता है इफ्यूजन, ठीक है। तो इफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूजन, यहां पर ध्यान रखना है कि हमें एक्सटर्नल प्रेशर, यानी अगर प्रेशर लगा हुआ है और तब ये प्रोसेस हो रहा है, यानी एयर है, ठीक है, और कॉम्प्रेस्ड एयर जो होती है वो कंसंट्रेट होती है और जो सिंपल एयर है यानी जो कॉम्प्रेस नहीं की गई है उसका जो प्रेशर यानी जो होगी गैस, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट होगी। जैसे मान लो इस कमरे की जो एयर है वो कैसी डाइल्यूट है और इसको कंप्रेस करके किसी कंटेनर भर दूं तो उस कंटेनर के अंदर जो गैस भरी हुई वो कैसे हो जाएगी, कंसंट्रेट हो जाएगी। जैसे जैसे कंप्रेस करते हैं तो उसका एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वहां पर ज्यादा गैस क्या हो जाएगी, रहेगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर तो मेरे पास क्या है, सपोज करिए एक गैस ट्यूब है, मोटरसाइकिल के लेते हैं, मोटरसाइकिल की एक ट्यूब है और इसके अंदर क्या है, गैस भरी हुई है, ठीक है। और गैस, अब इसको मैं क्या करूं, पंचर कर दूं, ठीक है, एक पिन लगा दूं और यहां से गैस निकल रही है पिन लगाने पर, तो ये जो गैस यहां निकल रही है ये प्रोसेस क्या कहलाएगा,
ये ऑस्मोसिस होगा। देखो ऑस्मोसिस यहाँ हमने पिन लगा दिया, मतलब ये पहले पूरा कंप्लीट था और पिन लगाने पर क्या हुआ, ये कट गया यहाँ से, ठीक। तो यहाँ कोई लेयर नहीं है पहली चीज, तो यहाँ पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा, अंदर जो एयर है वो कैसी है, कंसंट्रेट है, बाहर जो एयर है वो कैसी है आपकी है, डाइल्यूट है। तो कंसंट्रेट से डाइल्यूट की ओर मूव कर रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, अगर अपने आप मूव करे तो ये कहलाएगा डिफ्यूजन। और यहाँ देखो प्रेशराइज भरी हुई है और ये निकल रही है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इफ्यूजन कहलाएगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर मैंने कहा था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हम आगे पढ़ेंगे। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है क्या, किसको हम कह देते हैं, तो मैंने भी बताया था कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ऐसे मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को पार्टिकल को पास होने देती है पर सॉलिड के पार्टिकल को पास होने नहीं देती है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक। तो इसको लिख सकता हूं it is one which allow only the solvent and not the solute to pass through ठीक है, आर कार्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट हो गए नेचुरली और दूसरे क्या हो गए आर्टिफिशियली, ठीक। और दूसरे क्या हो गए आर्टिफिशियली। जो आपके नेचुरली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, ग्रेप्स की लेयर हो गई यहाँ पर, ठीक है, अंडे के ऊपर की जो लेयर है वो हो गई आपकी, और जो गाल ब्लैडर है, ठीक है, बकरे का जो गाल ब्लैडर है वो क्या हो गई आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये कैसी है आपकी, नेचुरली है। अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करता हूं तो आर्टिफिशियल में कौन कौन से आते हैं, CO2, FeCl6, कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है, दूसरा Ca3PO4 का होल्ड टाइप, कैल्शियम फास्फेट, और अगला है आपका फिनॉल लेयर। तो CO2, FeCl6, Ca3PO4 का होल्ड ट्वाइस और फिनॉल लेयर, ये आपके तीन हैं जो ज्यादा यूज की जाती है। इनको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए जो ऑस्मोसिस है, प्रोसेस नोन से क्लियर। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में कोई ना कोई प्रेशर अप्लाइड होगा, तो इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इफ्यूजन ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, पर ऑस्मोटिक प्रेशर को सीखने के लिए है हमें इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने इसको पहले समझाया है, ठीक है। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी हो गया। तो अब हम लोग सीखेंगे फर्स्ट आपका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन पर लगाया गया जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसकी वैल्यू होती है जो क्या करती है, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है उसको होने से क्या कर दे, रोक दे। अगर हमने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया और जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में जो ऑस्मोसिस हो रहा है वो क्या हो जाए, रुक जाए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, ये प्रेशर, ये एक्सटर्नल प्रेशर क्या कहलाएगा हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। ध्यान रखना, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है, ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, प्रेशर है, और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, ऑस्मोसिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। देखिए मैं लिख सकता हूं यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर इसको लिख सकता हूं it may be defined as the equilibrium
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कॉलम स्टेप set up as a result of osmosis। एक थ्योरी है, दो तीन थ्योरी है, ठीक है। इसके मैं दो लिखा दे रहा हूं आपको, और तो क्या लिख सकता हूं, द मिनिमम एक्सेस pressure that has to be applied on the solution to prevent the entry of the solvent into the solution through the semi-permeable membrane is called osmotic pressure। ये आपके दो थ्योरी, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, मैं इसको बता सकता हूँ, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कोई जहां भी ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है, मैंने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड कर दिया, ठीक। और जितना प्रेशर अप्लाइड किया कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच हो रहे ऑस्मोसिस क्या करे, रोक दे, तो वो एक्सटर्नल प्रेशर ही क्या कहलाएगा, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। अब देखिए, अगर मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो प्रैक्टिकल वैल्यू हो गई और दूसरा क्या हो, एक्सप्रेशन हो गया उसको, यानी थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी हम उसको कैलकुलेशन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। और अगर कोई सॉल्यूशन दिया है रियल में, उस सॉल्यूशन का मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। दो प्रोसेस हैं, एक आपका थ्योरेटिकल हो गया और दूसरा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल में आते हैं, दो साइंटिस्ट हैं, बर्कले एंड हार्टले। इन्होंने क्या किया, और किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए एक ऑपरेटर्स यानी एक प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस का नाम क्या है, ये मेथड का नाम क्या हमारा, बर्कले एंड हार्टले मेथड। इस मेथड से हम किसी भी सॉल्यूशन का आसानी से ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है बर्कले हार्टले प्रोसेस, इसको देखते हैं हम लोग। तो बर्कले और हार्टले ने क्या किया, इनके ऑपरेटर्स ने एक इन्होंने वेसल लिया और उस वेसल को पोरस ट्यूब से क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट इसके अंदर हो गया। और जिस सॉल्यूशन का मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है उसे पार्ट में भर दिया, और जो पोरस ट्यूब है उसमें क्या भर दिया हमने, थिसिल कैप्स के हेल्प से सॉल्वेंट फिल कर दिया, हो गया। कैपिलरी ट्यूब का कुछ ना कुछ लेवल बताएगा। अब होगा क्या कुछ समय बाद कि सॉल्वेंट के पार्टिकल, ठीक है, सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करेंगे किधर, सॉल्यूशन की ओर जाएंगे, क्योंकि ये आपका डाइल्यूट है और ये कैसा आपका कंसंट्रेट है, ये भी कैसा है, कंसंट्रेट है। तो ये जो सॉल्यूशन है, सॉरी सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, फ्लो कर रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से किधर की ओर, सॉल्यूशन की ओर। तो जो कैपिलरी ट्यूब का जो लेवल है ये क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और कैपिलरी ट्यूब का लेवल इनिशियल पोजीशन में बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, पिस्टन द्वारा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे, ठीक, फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन की ओर जो सॉलिड पार्टिकल आ रहे हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, ठीक, उनको रोक रहा है। तो जितना भी हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जो कैपिलरी ट्यूब का लेवल वहीं पर रखे हुए हैं,
और सॉल्वेंट के पार्टिकल अपनी जगह में सॉल्यूशन की ओर नहीं आ रहे हैं, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा इसे हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ये क्या है, बहुत ही सिंपल मेथड है, बर्कले एंड हार्टली मेथड। इसकी क्वालिटी ये है कि जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट नहीं हो पाता, मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल इसकी ओर जा ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये है डाइल्यूट होगा ही नहीं। तो बहुत सिंपल मेथड है, अच्छे से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बर्कले हार्टली मेथड है। अगर आपसे ये थ्योरिटिकल पूछ रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे और थ्योरिटिकल कैसे निकालेंगे, तो एक्सपेरिमेंट अगर मुझे करना है कि कोई सॉल्यूशन है और उसका मुझे क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो आसानी से क्या करेंगे, बर्कले हार्टली मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा आता है कि जो ऑस्मोसिस है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, अगर हम इसे उल्टा कर दें, ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस है, इसको उल्टा कर दें कि नहीं कंसंट्रेट से डाइल्यूट की ओर जो पार्टिकल फ्लो हो, तो इस प्रोसेस क्या कहेंगे, तो सिंपल समझ लीजिए कि कंसंट्रेट से डाइल्यूट की ओर फ्लो नहीं होगा जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद कंसंट्रेट सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होंगे डाइल्यूट की ओर फ्लो होंगे, इसके बेस पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बेस पर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये पूछ लिया जाता है कभी-कभी, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का सबसे अच्छा जो यूज करते हैं, जो आपका सी वाटर होता है, समुद्र का जो जल होता है, ठीक है, इसको हम जो साल्ट की इम्प्योरिटी होती है, यानी इससे प्योर वाटर कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो रिवर्स ऑस्मोसिस से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर मैंने क्या किया, यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया है, ठीक है, और इधर से क्या कर दिया, सी वाटर फिल कर दिया, और यही ऊपर लगा हुआ पिस्टन लगा हुआ है। अब इस पिस्टन क्या करेंगे, दबाएंगे, एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कहाँ जाएंगे, आपके डाइल्यूट की ओर जाएंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन बना है, मान लो सिंपल वाटर यहाँ फिल कर दिया हमने, ठीक है, तो ये प्योर वाटर है, इसकी ओर जाएगा आपका, जो इसका वाटर है आपका, इससे क्या हो जाएगा, हमें प्योर वाटर मिल जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है। तो इसको जल्दी से बनाइए और इसको कॉपी कर लीजिए। तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया और बर्कले हार्टली मेथड हो गया। अब इसका हम लोग चलिए कॉपी करिए। तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे गैसेस स्टेट, तो गैसेस स्टेट में गैसेस लॉ पढ़े थे। तो यहाँ पर भी वान हॉफ ने क्या किया, गैसेस लॉ से मिलते जुलते कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए लॉ बनाए। तो वो जो लॉ है उन्हें क्या बोलते हैं, वान हॉफ लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो वान हॉफ लॉ इनके कौन कौन से मैं लिख सकता हूँ, एक्सप्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक। तो यहां क्या बोल लिखेंगे हम, वान हॉफ लॉ, ठीक। वान हॉफ लॉ क्या है, फर्स्ट हो गया आपका बाय वान हॉफ लॉ। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है हम उसे पाई या पी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कोई मेरे पास सॉल्यूशन है, अगर टेम्परेचर में हम चेंजमेंट न करें, टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट हो, तो किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की डायरेक्टली क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देंगे तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ पाई प्रोपोर्शनल, या ऐसे लिख देता हूँ सॉरी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to its concentration। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर पाई प्रोपोर्शनल सी, ठीक है।
तो पाई प्रोपोर्शनल सी लिखा हुआ है, तो सी क्या है आपकी कंसंट्रेशन, तो सी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू होता है n अपॉन v। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर पाई प्रोपोर्शनल n अपॉन v इफ n इक्वल टू 1 मोल, देन पाई इक्वल टू क्या हो सकता है, पाई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन v। इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड। ठीक है, कौन सा हो गया, बायल-मॉन्ट लॉ हो गया। अगर दूसरी बात करते हैं, ठीक है, तो दूसरा है गैलू-सैक लॉ पढ़े या प्रेशर टेम्परेचर कह सकते हो। ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर और दूसरा क्या बोल सकता हो, गैलू-सैक लॉ। ठीक है, तो एट कांस्टेंट वैल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, लिखे दे रहा हूं इसको, एट कांस्टेंट वैल्यूम ऑस्मोटिक प्रेशर of any solution is directly proportional to absolute टेम्परेचर कर सकते हो। ठीक है, अगर वैल्यूम कांस्टेंट है, वैल्यूम में चेंजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर पाई प्रोपोर्शनल ए, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो गया, टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इक्वेशन क्या हो गई, थर्ड। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को कंबाइन कर दूंगा तो एक नया रूल मिल जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑफ लॉ। ठीक है, बॉन्ड ऑफ लॉ कह सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दोनों रूल को कंबाइन करके लिख देते हैं। मैं लिख सकता हूं कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, देन क्या हो जाएगा, पाई प्रोपोर्शनल सीटी लिखा जा सकता है। प्रोपोर्शनल लग रहा है, इसको हटाएंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, मैं लिख सकता हूं पाई इक्वल टू CST, वेयर S इक्वल टू सॉल्यूशन कांस्टेंट। वहां पर हम लोग गैसेस मिला था, R मिला था, R हम लोग क्या बोलते थे, गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पर S है, S क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। या दूसरे एक फॉर्मूला मैं और लिख सकता हूँ, पाई इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ n अपॉन v ST, ये भी लिखा जा सकता है। ध्यान रखना है, जब टेम्परेचर यहाँ रखेंगे हम, तो टेम्परेचर किसमें होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, और जो वैल्यूम होगा वो किसमें होगा, लीटर में होगा। और S की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होती है कितनी, 0.0821। ठीक है, तो इसे आप जल्दी से कॉपी कर लेंगे, 3 ला है तो कॉपी हो गया। अभी हमारे पास क्या है, कुछ शॉर्ट नोट्स हैं छोटे छोटे, उसमें पूछ लिया जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल में ध्यान रखते हैं, उसमें पूछ लेता है, उसमें क्या देता है, 2 सॉल्यूशन है जो हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है, तो कंफ्यूजन रहता है उसमें, तो इसकी थ्योरी हमें मालूम होना चाहिए। तो हाइपोटोनिक क्या है और हाइपरटोनिक क्या है। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मेरे पास को 2 सॉल्यूशन रखे हुए हैं, देखो यहाँ पर कोई 2 सॉल्यूशन है। ठीक है, एक सॉल्यूशन A है और एक सॉल्यूशन क्या है, B है। इस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, पाई 1, और इसका कितना है, पाई 2। ठीक है, और सपोज करिए कि जो पाई 1 का जो प्रेशर है, यानी A का जो A सॉल्यूशन है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो अगर जिस 2 सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और जिस सॉल्यूशन का
ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। एक हो गया हाइपर और दूसरा क्या हो गया, हाइपो। ठीक है, तो हाइपोटोनिक मतलब क्या है, सॉल्यूशन क्या होगा उसका कम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, और जिसका ज्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर आइसोटोनिक की बात करते हैं तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे दो सॉल्यूशन, ठीक है, जो सेम टेम्परेचर पर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर शो करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर दूसरा केस मेरे पास हो कि दो कंटेनर मेरे पास है, दोनों में क्या है, सॉल्यूशन भरे हुए हैं, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, और दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कैसा है, इक्वल है, और किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इन सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, इनकी थ्योरी देखते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट हो गया आपका नंबर 1, इधर से देता हूं कोई दिक्कत नहीं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, if a solution has more osmotic pressure than same other solution, it is called हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक, a solution having less osmotic pressure than other solution, ठीक है, it is called हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दो सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसे क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में लिख सकता हूं which have the same osmotic pressure at the same temperature are called isotonic सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें आपका जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको मैंने सीख लिया, और उसके साथ में कुछ टर्मिनोलॉजी और कुछ शॉर्ट नोट्स भी हम लोगों ने सीखा है, जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।